नमस्कार। मासिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मानस में आप सबका स्वागत है। आप इस वक्त आकाशवाणी संबलपुर के कार्यक्रम सुन रहे हैं मीडियम वेव 317.5 मीटर यानी 945 किलो हर्ट्ज और FM महानदी 101 मेगा हर्ट्ज पर। आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ तुलिका विश्वास। साथियों, इस माह कई महत्वपूर्ण दिवस और जयंतियां हैं। वर्ष 2024 के दिसंबर माह में 7 दिसंबर दिन शनिवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। 1949 के हर 7 दिसंबर को पूरे देश में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले शहीदों और वर्दीधारी सैनिकों को गर्व से याद किया जा सके। हमारे वीर सैनिक हमारे देश का गर्व है। वे हमारे संरक्षक हैं और हर कीमत पर अपने देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सैनिकों ने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग दिया है। देश हमेशा इन वीर नायकों का ऋणी रहेगा जो मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। 9 दिसंबर दिन सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के अवसर पर यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा के साथ एकजुट होकर भावी पीढ़ी के मध्य सत्यनिष्ठा की उपज थीम पर अपने अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान ईमानदारी की राह पर युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है तथा इस बात पर भी कि वे किस प्रकार भ्रष्टाचार और उसके अपने समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। ये अभियान युवाओं को अपने अनुभव साझा करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए समाधान सुझाने तथा अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए इस अवसर पर हम सब हमारे बच्चों, हमारी भावी पीढ़ी के मध्य सत्यनिष्ठा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। इसके अगले ही दिन यानी 10 दिसंबर दिन मंगलवार को मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR जारी की गई थी। ये ऐतिहासिक दस्तावेज उन अविभाज्य अधिकारों को सुनिश्चित करता है जो हर किसी को एक इंसान के रूप में प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म इत्यादि का हो। 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहे हैं। इस दिवस का उद्देश्य ऊर्जा का उपयोग कम करना, ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। 16 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कि संपूर्ण भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है तथा सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में मनाया जाता है। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसके कारण एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस दिन हम बांग्लादेश के युद्ध, जिसे मुक्ति युद्ध भी कहा जाता है, उसमें अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत और बांग्लादेश के वीर योद्धाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दिसंबर माह में होने वाली महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा पर 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे किसान हैं। समाज में उनके योगदान के लिए और हमारे कृषकों के सम्मान में 23 दिसंबर के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है। अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्मतिथि 25 दिसंबर का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां परमाणु शक्ति परीक्षण के क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्यों को प्रोत्साहित किया, वहीं भारत में अत्याधुनिक संचार क्रांति उनके नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ। उनके नेतृत्व में भारत का प्रथम चंद्र अभियान चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक राष्ट्रवादी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, राजनेता, शिक्षाविद और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विद्वान के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के एक अनूठे संगम का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें देश के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया। उनकी कई महान उपलब्धियों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महामना के जीवन और दृष्टि का जीवंत प्रमाण है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में महामना को वर्ष 2014 में
भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 को समस्त भारत में हस्तकला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। हस्तकला सप्ताह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है जिसमें ओडिशा के हस्तशिल्प, राज्य की कलात्मक परंपराओं, धार्मिक प्रभावों और प्राचीन शिल्प कौशल को दर्शाया जाता है जो अक्सर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। संबलपुर हस्तकला में ओडिशा के टेराकोटा शिल्पकला एक समृद्ध परंपरा है जिसमें कारीगर धार्मिक मूर्तियों से लेकर सजावटी वस्तुओं तक विभिन्न प्रकार की मिट्टी की कलाकृतियां बनाते हैं। टेराकोटा के साथ ही बेत और बांस से बने शिल्प ओडिशा के पारंपरिक हस्तशिल्प का एक अनिवार्य हिस्सा है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये शिल्प न केवल दैनिक जीवन का हिस्सा है बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और समारोहों में भी उपयोग किए जाते हैं। बेत और बांस का कुशल उपयोग पीढ़ियों से चला आ रहा है और ओडिशा के कारीगरों ने इन प्राकृतिक सामग्रियों को सुंदर और उपयोगी वस्तुओं में बदलने की कला में महारत हासिल कर ली है। मानस पत्रिका के अंतिम चरण में आइए सुनते हैं श्री संजय कुमार झा को। आप भारतीय स्टेट बैंक संबलपुर प्रशासनिक कार्यालय के उप महाप्रबंधक व्यवसाय एवं परिचालन में पदस्थ हैं तथा पिछले 25 वर्षों से एसबीआई में कार्यरत हैं। बैंकिंग से जुड़े विविध क्षेत्रों में आपका व्यापक अनुभव है और पिछले 7 महीनों से संबलपुर प्रशासनिक कार्यालय में आप पदस्थ हैं। आपकी हिंदी भाषा में विशेष रुचि है एवं अपने कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने को प्रेरित करते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए हाल ही में एसबीआई संबलपुर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति संबलपुर से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सर, आपका हमारी मासिक पत्रिका कार्यक्रम मानस में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी बातचीत का विषय है हिंदी का उत्थान और वैश्विक वाणिज्य में इसका महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। कहा जाता है कि ये धीरे धीरे भारत की एक बड़ी जनसंख्या के लिए संपर्क का एकमात्र साधन बनती जा रही है। क्या इसका प्रभाव भारत के वाणिज्य जगत तथा अर्थशास्त्र पर भी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस बातचीत के लिए। आपको बताऊं कि भारत जो है ये तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आज हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में। हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बिना भाषा के योगदान के किसी भी देश की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है और हमारे देश की प्रगति में हिंदी का एक जो योगदान है वो बिल्कुल अतुलनीय है। हिंदी भारत की एक संपर्क भाषा है। उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में पुरी से लेके पश्चिम में कच्छ तक, ये सारे लोग जो आपस में एक माध्यम से, एक हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसका भारत के वाणिज्य जगत पर एक बहुत ही व्यापक प्रभाव है। हमारे व्यापार में, अर्थव्यवस्था में हिंदी कैसे प्रभावित करती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जो अर्थव्यवस्था का सबसे जो महत्वपूर्ण एक अंग है हमारे देश में वह पर्यटन है, टूरिज्म है। दक्षिण के लोग उत्तर में जाते हैं, उत्तर के लोग पूर्व में जाते हैं। आखिर ये कैसे संभव होता है? एक कॉमन भाषा हिंदी है जो सबको जोड़ती है और इससे हमारा पर्यटन का विकास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी का भारत के वाणिज्य जगत और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी व्यापक प्रभाव है। जी, बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि हिंदी संपर्क भाषा होने के कारण, क्योंकि वो संपूर्ण देश की एक संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, तो संपर्क भाषा होने के कारण भारत के वाणिज्य जगत में जहाँ पे पर्यटन जगत है या अन्य कोई व्यवसाय है उस जगत पर भी प्रभाव अवश्य ही हिंदी की वजह से पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है तथा अपनी व्यापक ग्राहक संख्या के कारण जानी जाती है, भारत की भाषाओं के हित में क्या आवश्यक कदम उठाए हैं, इस पर यदि कुछ आलोकपात करें। जी, भारतीय स्टेट बैंक को देश का सबसे बड़ा बैंक होने का गौरव प्राप्त है और हमारे पास 40 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं पूरे देश भर में। तो निश्चित रूप से एक सरकारी उपक्रम और एक बिजनेस संस्था होने के नाते हिंदी एक जो है कॉमन भाषा हमारे लिए है, जो सभी कस्टमर के लिए आम चाल समझने लायक, बोलने लायक और समझने लायक भाषा है। हम लोग भी ये जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, दूर दूरस्थ एरिया में, पहाड़ों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, सब जगह भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं। तो इस क्रम में
हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को भारतीय स्टेट बैंक में भली भांति अपने बिजनेस में इसको समान्वित किया हुआ है। हमारे जितने भी ग्राहक हैं बिना किसी कठिनाई के हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में बैंकिंग सर्विसेज वो कर सकते हैं। हमारे जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो अंग्रेजी में तो उपलब्ध हैं ही, हिंदी के अलावा 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी अवेलेबल है। हमारा जो मोबाइल ऐप है, जैसे योनो है, योनो लाइट है, भीम SBI है, ये सारे अंग्रेजी में तो हैं ही, हिंदी में भी है, इसके अलावा अन्य 11 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें भी है, जिससे हमारे सारे कस्टमर जो पासबुक प्रिंटिंग है हमारा अंग्रेजी के अलावा हिंदी में कर सकते हैं, 11 अन्य भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। जो ऋण दस्तावेज का जो एग्रीमेंट होता है ग्राहकों से वह हिंदी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है, अन्य भारतीय भाषाओं में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग अपने ग्राहकों को हिंदी में 100% सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बैंकिंग क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सरकारी हो या प्राइवेट, हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। तो क्या बैंक एवं सरकारी संस्थानों द्वारा राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रचार प्रसार हेतु उठाए गए कदमों से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास प्रभावित हुए हैं? निश्चित रूप से बैंक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जो राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है हिंदी के विकास के लिए। हमारे देश या हमारे समाज में, आसपास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से वो जुड़ी हुई होती हैं। भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा एक भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस सारी घटनाओं के पीछे, इस सारी जो कदमों के पीछे सरकारी बैंक, कार्यालय और जो अन्य संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए जो छोटा बड़ा कदम उठाया जा रहा है उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी, आज जहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, हर वस्तु में स्वदेशी को अपनाया जा रहा है, परंतु प्राइवेट संस्थाएं अभी भी मूलतः अपने कार्यक्षेत्रों में अंग्रेजी का ही प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में सरकारी संस्थाओं को आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हिंदी जो है वो अभी तीसरी सबसे बड़ी भाषा बोली जा रही है। तो ये भाषा बोलते कौन है? लोग बोलते हैं। तो जब तक कोई भी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, सरकारी संस्था हो, जब तक उसके लैंग्वेज में, ग्राहक के लैंग्वेज में उनसे नहीं जुड़ेंगे, तब तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भली भांति नहीं वो बेच सकेंगे या नहीं वो पेनिट्रेट कर पाएंगे कस्टमर्स में। प्राइवेट क्षेत्र जो अभी है, भले ही कार्यक्रम अपने कार्य क्षेत्र में अंग्रेजी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन वो भी हिंदी को अपना रहे हैं। आप देखेंगे जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका जो भी अभी प्रचार प्रसार हो रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वो हिंदी में हो रहा है। आप देखते होंगे हमारे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन उड़िया में बोलते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। जो इन हॉलीवुड कैरेक्टर थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो हिंदी में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात और आप देखेंगे कि जितनी भी बहुचर्चित या चर्चित अंतर्राष्ट्रीय फिल्में हैं, इंग्लिश मूवी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, वो फिल्में अभी हिंदी में रूपांतरित हो रही हैं और हमारे थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में हिंदी में चलती है। आप देखते होंगे कि जो इंग्लिश फिल्म के एक्टर्स हैं वो आपको हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। तो ये सब क्या है? हिंदी इसलिए हो रहा है कि हिंदी में जितना बड़ा जो जनसंख्या है भारत का, उसमें वो लोग जो है उस फिल्म को भी देखेंगे और हिंदी में समझ पाएंगे। तो इस तरह से प्राइवेट संस्थाएं जो हैं हिंदी को अपना रही हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को, इसको मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ने के लिए निश्चित रूप से जो हिंदी है एक सशक्त भाषा है। एक और चीज़ है कि जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो बेसिकली उपभोक्ताओं के आवश्यकता के अनुसार अपना कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन करता है। तो हमें ये
उपभोक्ताएं हैं उसमें भी आवश्यकता को बढ़ावा देना पड़ेगा कि आवश्यकता जनरेट हो, आवश्यकता की मांग पैदा हो, और लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि हम अपनी भाषा में कार्य करें, जिससे मानसिकता भी चेंज होगी। और यदि उनका डिमांड बढ़ेगा तो जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिंदी का प्रयोग करेंगे अपने उत्पादों में, अपने अन्य कार्यकलाप में। जी, बहुत सही बात कही है सर आपने कि कोई भी व्यवसाय मांग और आपूर्ति के आधार पर ही तय होता है। तो अगर हम हिंदी की मांग बढ़ानी है तो निश्चित रूप से इसका बीड़ा हिंदी बोलने वाली जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। हम जितना अधिक हिंदी का प्रयोग करते रहेंगे उसी तरह से हम हिंदी की मांग को बढ़ा सकते हैं। और यकीनन इसके लिए ज़्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हमारे खेल जगत में ESPN हो या स्टार स्पोर्ट्स, उसमें कमेंट्री तक हिंदी में आने लगी है। हिंदी के समाचार पत्रों का जितना फैलाव है उतना और किसी भी क्षेत्रों में नहीं है। अब बात करते हैं सर कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की। आज जब संपूर्ण विश्व में कृत्रिम मेधा धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है, क्या भारतीय भाषाएं सक्षम है कि वे विज्ञान और तकनीकी की सहायता से काम कर सके? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो हिंदी की लिपि देवनागरी है, और देवनागरी लिपि को सबसे अधिक एक वैज्ञानिक लिपि माना गया है। इसमें प्रत्येक अक्षर को बोलने का फिक्स जगह है कि किस अल्फ़ाबेट को हम जीभ से बोलेंगे, किसे नाक से बोलेंगे, किसे दांत से बोलेंगे, किसे तालू से बोलेंगे, फिक्स है। एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है ये, निश्चित रूप से विज्ञान से इसका जन्म जुड़ा हुआ है। तो अभी जो कृत्रिम मेधा AI है, ये है निश्चित रूप से हम AI के सहायता से अपनी हिंदी को भी विकास कर सकते हैं, और हिंदी भी AI को मदद कर सकता है। शुरू से आप देखते होंगे जो विश्व भर में सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं जिसमें कि हिंदी की पढ़ाई एक सब्जेक्ट के रूप में होती है, और उसमें AI का भरपूर प्रयोग होता है। आजकल डिजिटल जितने भी चैनल्स हैं, चाहे फेसबुक है, मेटा है, इस सब में आप देखेंगे कि AI का प्रयोग हो रहा है, और AI बेसिकली हिंदी को भी यूज कर रहा है। वैसे AI जो है अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, बट उसमें कुछ कुछ खामियां भी हैं जिसको कि धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। बट निश्चित रूप से हिंदी इतनी सशक्त भाषा है कि AI के प्रचार प्रसार के लिए दोनों एक दूसरे का पूरक बनेंगे। जी, बहुत सही बात कही है सर आपने कि AI सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। वो कोई एक जगह पे ठहरी नहीं है, एक अविरल धारा है। उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी या कोई भी भाषा एक अविरल धारा की तरह बहती है, दोनों ही एक निरंतर प्रक्रिया है और सतत परिवर्तनशील है। तो यदि हमारी जो हिंदी बोलने वाली जनसंख्या है वह प्रयास करे तो निश्चित ही हिंदी भी AI के माध्यम का एक महत्वपूर्ण का अंग बन सकती है सर। अंत में भारत के अर्थव्यवस्था और वाणिज्य जगत में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार हो, इसमें आपके अनुसार सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए सर? सरकार की इसमें काफ़ी भूमिका है। जैसा हमने पहले कहा कि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है, लाइक पर्यटन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, सेवा क्षेत्र, मीडिया, सब में हिंदी का वर्चस्व दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और इसमें हम जितना भी विकास करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास, विकास करेंगे, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी व्यापार बढ़ेगा, तभी पर्यटन बढ़ेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी को हम बढ़ावा दें। जो भी हमारी राजभाषा नियम है या अन्य जो भी सरकार की तरफ से प्रयास है, उसको थोड़ा और इफेक्टिव रूप से सशक्त अनुपालन करवाना सरकार की तरफ से एक उस पर प्रयास किया जा सकता है। जितना सशक्त हम लोग इसको करेंगे उतना लोगों के बीच में हिंदी को प्रयोग करने की आवश्यकता बढ़ेगी। दूसरा, हमें भी, हमको, आपको, जितने भी श्रोतागण हैं, सबको इसको आवश्यक समझना पड़ेगा कि हिंदी से हम अपने अर्थव्यवस्था को, हम देश को और मजबूत कर सकते हैं। तो हमें सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक होगी, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे और हम अपने हिंदी को एक सशक्त भाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने में सफल हो पाएंगे। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें, आपको और सभी को, हमारे श्रोताओं को तथा सभी का एक की ये जिम्मेदारी है, ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा को, जो हमारे देश की भाषा है, उनको आगे बढ़ाने में हमें ही योगदान दिखाना है, हमें ही उसके लिए प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद। हिंदी का उत्थान और वैश्विक वाणिज्य में इसका महत्व, अभी आपने इस विषय पर श्री संजय कुमार झा के विचार सुने। इसी के साथ आज का मासिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मानस यहीं समाप्त होता है। शुभ रात्रि।